This is the second lecture of pharmaceutical jurisprudence in which I am going to discuss about historical background of drug legislation and also about code of ethics. So let us start with the first topic, that is historical background of drug legislation in India. 1920 से लेके 1930 तक इंडियन प्रेस के द्वारा दवाइयों में मिलावट और दवाइयों में मिलावट के कारण होने वाली टॉक्सिसिटी से संबंधित कई रिपोर्ट्स पब्लिश किए गए। इंडियन मेडिकल गैजेट जो कि एक मासिक पत्रिका थी, उसके अनुसार तो उस समय इंडिया में यानी ब्रिटिश इंडिया में ड्रग की सेल्स, मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित कोई लॉ न होने के कारण सारी चीज़ें अनकंट्रोल थी। इन सब पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं था, सब अंधाधुंध हो रहा था। बहुत सारी मौतें हो रही थी इन सब मिलावट और टॉक्सिसिटी के कारण। यहाँ तक कि आई ड्रॉप्स में क्रोटॉन ऑयल का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग और पेनफुल होता है। क्रोटॉन ऑयल का इस्तेमाल आजकल पेन से संबंधित स्टडी, एंटी इन्फ्लामेटरी और पेन रिलीविंग ड्रग की स्टडी के लिए लेबोरेटरी एनिमल्स पर किया जाता है। यहाँ तक कि क्रोटॉन ऑयल तो कार्सिनोजेनिक भी है, जिसका उपयोग आजकल ट्यूमर रिसर्च में किया जा रहा है। तो ऐसी दवाइयों का लोग वहाँ उस समय इस्तेमाल कर रहे थे और हालत इतनी ख़राब थी कि ज़्यादातर फॉर्मुलेशन में चॉक का इस्तेमाल किया जा रहा था, चॉक पाउडर को मिलाया जा रहा था। कई जगह मरकरी टॉक्सिसिटी देखने को मिल रही थी। मतलब उस समय किसी तरह का नियम कानून, दवाइयों से संबंधित कोई नियम कानून ना होने के कारण मैन्युफैक्चरर्स में एक रेस चल रही थी कि कौन ज़्यादा सब स्टैंडर्ड और एडल्टरेटेड ड्रग प्रोड्यूस करेगा, किसकी दवाई में सबसे ज़्यादा मिलावट होगी। जब स्थिति बहुत ख़राब हो गई तो नकली और एडल्टरेटेड दवाइयों के कारण लोगों की मौतों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तब लोगों ने फिर विरोध करना शुरू किया कि ब्रिटिश इंडिया हमें, ब्रिटिश सरकार हमें, ब्रिटिश जो रूलर्स थे वो हमें प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। तो ये जो प्रोटेस्ट है इंडिया में भी हुआ, इंडिया के बाहर भी हुआ, जिसके कारण फाइनली ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मजबूर होके 9 मार्च 1927 को ड्रग लेजिस्लेशन पर काम करना शुरू किया। ब्रिटिश इंडिया में काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा के द्वारा वायसराय की अध्यक्षता में मेडिकेशंस और ड्रग्स के डिस्पेंसिंग में होने वाली किसी भी तरह की लापरवाही की जांच करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया और 11 अगस्त 1930 को ड्रग इंक्वायरी कमेटी का गठन हुआ। इसी के अंतर्गत अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ R.N. चोपड़ा। तो ये एक हिस्टोरिक डेवलपमेंट था और ये इस बात का संकेत था कि हमारे देश में अब दवाइयों से संबंधित कानून आने वाले हैं और फार्मासिस्ट लोगों को एक नई पहचान मिलने वाली है। फार्मा एजुकेशन को, फार्मेसी प्रोफेशन को एक नई पहचान मिलने वाली है। इससे पहले हमारे देश में किसी भी तरह का कोई सिग्निफिकेंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन नहीं था जो इस बात को रेगुलेट करे कि दवाइयों का इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए। ना ही कोई ऐसा एक्ट था जो ये बताए कि फार्मासिस्ट की प्रिस्क्राइबिंग क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, एक फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या प्रोसीजर होता है, कैसा कोई सिस्टमेटिक प्रोसीजर था ही नहीं। तो मतलब फार्मेसी प्रोफेशन एक तरह से एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो अब ये जब ये कमेटी का गठन हुआ ड्रग इंक्वायरी कमेटी का, तो हमें एक आस मिली कि अब शायद हमारे देश में ड्रग लेजिस्लेशन आने वाले हैं। तो ये आस सही भी थी और आए भी कानून, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और ड्रग इंक्वायरी कमेटी को चलिए हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप स्क्रीन पे देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन्स इन ड्रग लेजिस्लेशंस एंड फार्मेसी प्रोफेशन। आज़ादी के पहले के और आज़ादी के बाद के सभी इंक्लूडेड हैं, तो आप इसको याद करिएगा क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए जीपेट 2020 में 5 क्वेश्चन केवल फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस से आए थे। हालांकि इस टॉपिक से नहीं आए थे, वो ड्रग शेड्यूल से आए थे, लेकिन फिर भी इस टॉपिक से शायद एक आध क्वेश्चन आया था। तो आप इसको याद रखिएगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। इट्स एन इम्पॉर्टेंट thing. And let's move to the next topic, that is drug inquiry committee. तो ड्रग इंक्वायरी कमेटी, जैसा कि मैंने बताया कि उसका गठन हुआ 1930 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ R.N. चोपड़ा और उसके जो सेक्रेटरी थे वो थे गोविंदन नियर और फिर डॉक्टर बी मुखर्जी एज ए असिस्टेंट सेक्रेटरी काम कर रहे थे ड्रग इंक्वायरी कमेटी में। और इसके साथ ही 3 और मेंबर थे, कैयस, मिस्टर H. कूपर एंड मौलवी अब्दुल
मैटिन चौधरी। ड्रग इंक्वायरी कमेटी ने अपना काम बखूबी निभाया और फार्मेसी प्रोफेशन को देश में डेवलप करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कमेटी सबसे पहले देश के अलग अलग जगहों पर गई और डॉक्टर से और दूसरे प्रोफेशनल से इंटरेक्ट किया, उनसे हेल्थ केयर सिस्टम हमारे देश में कैसा है, हमारे देश में उपलब्ध मेडिसिन की क्वालिटी कैसी है, इन सब बातों पर चर्चा की। फिर बाद में उन्होंने कुछ क्वेश्चनर्स प्रिपेयर किए और उसे मेडिकल प्रोफेशनल्स, कस्टम ऑफिसर्स, मैन्युफैक्चरर्स और मेडिकल एसोसिएशन तथा दूसरे मेडिकल फील्ड वाले लोगों को भेजा। तो इस कमेटी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या थे, यानी कि गोल्स, पर्पस क्या थे? टू प्रोब, पहला था टू प्रोब इनटू द क्वालिटी ऑफ ड्रग्स दैट आर बीइंग इंपोर्टेड, मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड, स्पेशली दोज विच आर ऑफिशियल इन ब्रिटिश फार्माकोपिया। तो उन ड्रग्स की क्वालिटी की छानबीन करना जो बेचे जा रहे हैं और ख़रीदे जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं हमारे देश में, खासकर उन ड्रग्स की जो ब्रिटिश फार्माकोपिया में इंक्लूडेड है। दूसरा, टू सजेस्ट रिमीडियल मेजर्स फॉर चेकिंग इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टैंडर्ड और स्पूरियस ड्रग्स एंड देयर फॉर्मुलेशंस। जो मिलावट वाली दवाइयाँ हैं जिनके बारे में शुरू में बात करी थी, उनके स्टैंडर्ड की जांच से संबंधित कुछ खास सजेशंस देना, उनके मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, सेल पे क्या क्या हम चेंजेस कर सकते हैं, क्या क्या मेजर्स रखे जा सकते हैं, उस पे काम करना। तीसरा था टू लुक इनटू द फॉर्मुलेशंस प्रिपेयर्ड इंडिजिनसली फ्रॉम द वेजिटेबल ड्रग्स एंड सजेस्ट रिमीडियल मेजर्स फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ सच फॉर्मुलेशंस। तो जो देश में दवाइयाँ बन रही है उनके क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, उन फॉर्मुलेशंस की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जो जो चीज़ें की जा सकती है, उस पर एक उन्हें एक सजेशन देना था सरकार को। सो फोर्थ क्या था इनका गोल? टू लुक इनटू ऑल अदर एस्पेक्ट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद फार्मेसी प्रोफेशन। तो जो भी चीज़ें हैं फार्मेसी प्रोफेशन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, यानी फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन, फार्मेसी के एजुकेशन और फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना इस कमेटी का गोल था। ड्रग इंक्वायरी कमेटी ने अपनी ऑब्जर्वेशंस और रिपोर्ट्स में पाया कि अभी तक देश में फार्मेसी प्रोफेशन के लिए कोई सिस्टम नहीं है, फार्मेसी प्रैक्टिस का कोई सिस्टम नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है। द ड्रग्स वर डिस्पेंस्ड एंड कंपाउंडेड और हैंडल्ड मोस्टली बाय द अनट्रेन्ड पीपल। और जो ये अनट्रेन्ड पीपल हैं, ड्रग्स को हैंडल कर रहे हैं, कंपाउंड कर रहे हैं, इनको दिया जाने वाला पैसा भी है बहुत कम है। और जो कुछ सो कॉल्ड कंपाउंडर्स हैं, जिन्हें कंपाउंडर्स कहना ही सही नहीं है, वो ड्रग्स को हैंडल कर रहे हैं, ड्रग फॉर्मुलेशंस को हैंडल कर रहे हैं। और कभी कभी तो ये जो कंपाउंडर्स हैं वो लैब टेक्नीशियन, हेल्पर, ड्रेसर और डॉक्टरों के अकाउंट संभालने का भी काम करते हैं। तो ये जो कंपाउंडर्स थे उस समय, उनका केवल एक ही क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया था कि वो इंग्लिश को पढ़ सकते थे और लिख सकते थे। केवल इसी बेसिस पे वो कंपाउंडर थे, ड्रग को हैंडल कर रहे थे, और कोई ऐसा कोई कोर्स नहीं किए थे जो ड्रग या उसके फॉर्मुलेशन से रिलेटेड हो। लेकिन कुछ जो खास प्रांत थे, जैसे बंगाल और मद्रास, जहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस खुल चुके थे, वहाँ पे कंपाउंडर कोर्स और केमिस्ट और ड्रगिस्ट कोर्स की ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो ये बहुत ही हताश कर देने वाला नज़ारा था फार्मेसी प्रोफेशन के लिए हमारे देश में उस समय। और काफ़ी स्टडीज़ के बाद, काफ़ी क्रिटिकल एनालिसिस के बाद जो कमेटी है, ड्रग इंक्वायरी कमेटी, उन्होंने गवर्नमेंट को कुछ रिकमेंडेशंस दिए जिसके आधार पे हम आगे नियम कानून बना सकते हैं। पहला, देयर शुड बी लेजिस्लेशंस टू कंट्रोल ड्रग्स एंड अदर रेमेडीज वेदर बिलोंगिंग टू बीपी और नॉट। तो ऐसे कानून होने चाहिए जो केवल उन ड्रग्स के कंट्रोल पे ध्यान ना दे जो ब्रिटिश फार्माकोपिया में है, बल्कि उन ड्रग्स के कंट्रोल पे भी ध्यान दे जो ब्रिटिश फार्माकोपिया में इंक्लूडेड नहीं है, उन रेमेडीज़ पे के कंट्रोल पे भी ध्यान दे जो ब्रिटिश फार्माकोपिया में नहीं है। तो ऐसे कौन से हो सकते थे ड्रग जो इंडिजिनसली प्रिपेयर किए जा रहे थे इंडिया में। दूसरा था, देयर कुड बी अनदर लॉ टू इंश्योर दैट द ड्रग्स आर हैंडल्ड बाय क्वालिफाइड पर्सन्स एंड देयर कुड बी अ सिस्टमेटिक कोर्स इन फार्मेसी। तो ऐसे नियम कानून होने चाहिए जो ये पक्का कर दे कि जो ड्रग्स हैं वो केवल क्वालिफाइड पर्सन्स के द्वारा ही हैंडल किए जाएंगे। क्योंकि पहले जो कंपाउंडर्स के द्वारा जब ड्रग हैंडलिंग की जा रही थी, तो
लोगों को इससे बहुत नुकसान हो रहा था। कोई क्वालिफ़िकेशन होने के बावजूद उन्हें कुछ पता नहीं था दवा के बारे में। बस इसलिए कि वो इंग्लिश जानते थे, वो ड्रग को फ़ॉर्मुलेट करते थे, ड्रग को हैंडल करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो इससे जो असर है वो हेल्थ केयर सिस्टम में दिखता था। तो इसलिए इन्होंने एक सजेशन दिया कि अब एक सिस्टमैटिक कोर्स होना चाहिए जो फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए डिज़ाइन किया जाए। तीसरा था दी ड्रग रेगुलेटिंग अथॉरिटी एट सेंटर एंड इन प्रोविंसेस और स्टेट्स भी स्टेबलाइज्ड। तो केंद्र में और दूसरे स्टेट्स में, केंद्र और स्टेट्स दोनों में ड्रग रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ होनी चाहिए ताकि ड्रग के क्वालिटी कंट्रोल पे काम किया जा सके। चौथा था देयर शुड बी ड्रग और क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरीज स्टेबलाइज्ड इन प्रोविंसेस एंड ऑल्सो एट द सेंटर। द फर्स्ट शुड बी मेड टू पब्लिश इंडियन फार्माकोपिया। तो जो ड्रग क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरीज़ हैं वो सेंटर पे भी होनी चाहिए और अदर प्रोविंसेस में भी बनाई जानी चाहिए, स्टेबलाइज की जानी चाहिए ताकि ड्रग का फॉर्मुलेशन सही तरीके से किया जा सके, ड्रग की क्वालिटी चेकअप सही तरीके से हो सके और एडल्टरेशन से लोगों को राहत मिले किसी न किसी तरीके से, और साथ ही इंडियन फार्माकोपिया के डेवलपमेंट पे भी काम किया जा सके। 1931 में ड्रग इंक्वायरी कमेटी ने अपना रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को सबमिट किया और उनकी जो फाइंडिंग्स है उसने टीचिंग इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्री एंड प्रोफेशन डेवलपमेंट को प्रेरित किया। 1937 तक ब्रिटिश रूलर्स ने इस पर कोई काम नहीं किया, लेकिन बाद में इस रिपोर्ट को देखते हुए 1937 में ही इम्पोर्ट ऑफ ड्रग बिल इंट्रोड्यूस हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा पब्लिक क्रिटिसिज्म के कारण वापस ले लिया गया। फाइनली 1940 में द ड्रग बिल इंट्रोड्यूस हुआ और पार्लियामेंट में फिर डीसी की रिकमेंडेशंस के बेसिस पे ड्रग एक्ट 1940 पारित हुआ, पास हो गया। तो इस बिल के पास होने के बाद इसमें कई सुधार भी किए गए। फिर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 आया। 1945 में द हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी आई। इसके चेयरमैन थी जस्टिस भोरे और ये जो कमेटी है इसने फार्मासिस्ट के ट्रेनिंग, क्वालिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन पे वापस से काम किया और साथ ही इन्होंने ये बताया कि जो काउंसिल्स हैं, फार्मेसी काउंसिल्स हैं, वो सेंटर पे और प्रोविंसेस पे बनने चाहिए ताकि ड्रग एक्ट में जो बातें हुई हैं, प्रोविजंस हैं, उसको असल में एग्जिस्टेंस में लाया जा सके और साथ ही देश में ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरीज के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को और ड्रग रेगुलेशंस को मजबूत किया जा सके। The recommendation of drugs inquiry committee and health survey and development committee were responsible for laying the foundation of the pharmacy act 1940। तो 1948 का फार्मेसी एक्ट दो कमिटीज़ की वजह से आया, ड्रग इंक्वायरी कमेटी एंड हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, याद रखिएगा। और इसी के बाद फिर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन हुआ 1949 में और फार्मासिस्ट के फॉर्म में रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन डिसाइड की और साथ ही प्रिस्क्राइबिंग क्वालिफिकेशन भी डिसाइड की। उसके बाद आया ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट यानी ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट एक्ट, जो कि 1994 में पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया। तो ये आज़ादी के बाद हुआ और उस समय ये देखा जा रहा था कि बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है जिसका कोई मेडिकल बेसिस नहीं है। ऐसी दवाइयों का तंत्र मंत्र, टोना टोटका, इन सब चीज़ों से बीमारी को ठीक करने वाले जो प्रचार हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इन एडवर्टाइजमेंट्स को, इन मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स को रोकने के लिए ये एक्ट एग्जिस्टेंस में आया 1994 में। जैसा कि आप जानते हैं एल्कोहल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है एज अ व्हीकल, प्रिजर्वेटिव एंड थेरेप्यूटिक एजेंट। तो आज़ादी के समय जो अल्कोहल का मैन्युफैक्चर, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन था वो केवल स्टेट या प्रोविंसेस के ज़रिए कंट्रोल किया जा रहा था। तो इससे क्या हो रहा था, इसकी रेट में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन थी क्योंकि कहीं पे एक्साइज ड्यूटी ज़्यादा लग रही है, कहीं पे कम लग रही है। तो ये सब देखते हुए और चूँकि हमें पता है कि अल्कोहल एक बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जाने वाला ड्रग है, तो ये सब देखते हुए सरकार ने मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955 पास किया, जिसके हिसाब से जो अल्कोहल और दूसरी दवाइयों पे लगने वाली एक्साइज ड्यूटी है उसमें यूनिफॉर्मिटी आई, यानी एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पादन शुल्क। तो इसी में समानता लाने के लिए ये एक्ट पारित किया गया।
इसके बाद आया ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1970, जिसके अनुसार देश में हर दवाई की रेट फिक्स कर दी गई। जितने भी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल फॉर्मुलेशंस हैं उनकी प्राइसिंग फिक्स कर दी गई, और जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है उनके अब रेट को बढ़ा चढ़ा के नहीं बेचा जा सकता था। अगला था द इंडियन पेटेंट्स एक्ट 1970, जिससे फ़ायदा ये हुआ इस एक्ट के बाद कि ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयों का उत्पादन देश में होने लगा, और हमारे देश की जो कंपनियां हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे आगे जाने लगी। तो कुछ इस तरीके से हमारे देश में ड्रग लेजिस्लेशंस आए, और ये था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ड्रग लेजिस्लेशन का इंडिया में। अब आगे हम बात करेंगे कोड ऑफ एथिक्स के बारे में। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस video with your friends and subscribe to UG Pharma Guide, and also press the bell icon to get the latest updates of our videos. Thank you so much. Stay healthy, stay safe, have a good day.